नमस्कार टू एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय कुमार। तो आज मैं ये जो किताब है रिलेटिविटी, आज ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका पार्ट 1 का जो लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब आगे पढ़ते हैं पार्ट 2। तो मैं इंग्लिश में पढ़ता जाऊँगा और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ फिर आप लोगों को समझाता रहूँगा और खुद को भी समझाता रहूँगा। ठीक है। प्रीफेस। ठीक है, ये वही पेज है, ये पढ़ रहा हूँ मैं। Preface, December 1916. The present book is intended, as far as possible, to give an exact insight into the theory of relativity to those readers who, from a general scientific and philosophical point of view, are interested in the theory, but who are not conversant with the mathematical apparatus of theoretical physics. ये यहाँ कह रहा है कि ये जो किताब है ये आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इंसाइट बताएगी, एक जनरल तरीके से बताएगी ताकि एक आम आदमी को भी समझ आ जाए। मतलब जिसको जनरली क्या होता है ना कि ये जो फिजिक्स की चीज़ें होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो ये आम लोगों को समझ आता नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से इन्होंने लिखा है इसमें कि एक आम आदमी जिसको मैथ्स अगर आती भी नहीं है वो तब भी समझ पाएगा इसे। The work presumes a standard of education corresponding to that of a university matriculation examination, and despite the shortness of the book, a fair amount of patience and force of will on the part of the reader. ये कह रहा है ये जो वर्क है ये आपसे प्रिज्यूम कर रहा है कि आपको थोड़ा बहुत जो है मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल का तक की आपने अगर पढ़ाई की, यानी कि आप कॉलेज तक अगर गए हो तो आपने देखा होगा कॉलेज में कैलकुलस पढ़ना होता है, मैथ्स एक हाई लेवल का मैथ्स उसमें होता है कॉलेज में। स्पेशली जो जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये कह रहा है कि थोड़ा आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको आगे जाके इक्वेशंस जो होंगी जो आगे वो अच्छे से समझ आएगा। और थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, यानी कुछ चीज़ें बहुत टफ होंगी इसमें, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा उस चीज़ को समझने के लिए, और थोड़ी विल पावर आपको अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ये मतलब थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ये, यहाँ ये लिखा हुआ है। The author has spared himself no pains in his endeavor to present the main ideas in the simplest and most intelligible form. ऑथर ने यहाँ पे, ऑथर कौन है इस किताब का? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑथर ने जो है यहाँ पर कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि इसको सिंपल बनाने के लिए, कि जितना सिंपल हो सके उसने पूरी कोशिश करी है ऑथर ने, ताकि हम लोगों को जो है समझ आ सके। अब हम पे डिपेंड करता है हम उसको कितना समझ पाए। ठीक है, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किताब जो है सबको समझ आ जाए, वरना फिर दुनिया में एक ही किताब होती। जो लोग एक ही टॉपिक पे जो है एक ही सब्जेक्ट पे इतनी सारी डिफरेंट ऑथर्स अपनी किताबें क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं अगर क्योंकि अगर एक किताब जो है हर किसी को समझ नहीं आती, इट्स बहुत टफ है कि मेजॉरिटी को समझ आ जाए। हाँ, क्योंकि किताब लिखना भी एक क्या कहते हैं, एक एक सब्जेक्टिव सेक्शन है, मतलब इट्स अ आर्ट फॉर्म, मतलब एक काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस होता है। जैसे होता है ना, हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं मूवी, अब मान लो आपने देखी होगी, कौन सी आई थी शाहरुख खान की अभी, पठान मूवी। आप में से कुछ लोगों को पसंद आई होगी और कुछ को नहीं आई होगी। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर कितनी आबादी है इंडिया की? 140 करोड़, कि 140 करोड़ के सब लोगों ने पिक्चर ये देखी हो और सबका अगर आप डेटा लो और सब बोले कि भाई हम सबको पसंद आई है,
ऐसा तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं, है ना, कि मतलब कुछ लोगों को ही समझ आती है। हाँ, इसी तरह अगर कोई फिल्म बना रहा है तो वो भी एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एक आर्ट फॉर्म है। किसी को आएगी समझ में, किसी को नहीं आएगी, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं आएगी। इसी तरह जब कोई इंसान कोई किताब लिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ आ जाए वो, मतलब सबको चलो समझ आ भी गई तो ज़रूरी नहीं सबको पसंद भी आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए एक ही सब्जेक्ट पे आपने देखा होगा इतने सारे ऑथर्स किताब लिखते हैं। अगर एक ही ऑथर की किताब अगर सबको पसंद आने लग जाए या समझ आने लग जाए तो दुनिया में सिर्फ एक ही किताब होती है एक सब्जेक्ट पे, यानी कि फिजिक्स में सिर्फ एक ही किताब होती है। क्यों इतनी सारी किताबें होती हैं कि सब्जेक्ट पे या एक ही टॉपिक पे? वो इसीलिए क्योंकि हर इंसान का जो है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, सबका सब भगवान ने सबका दिमाग बनाया है, लेकिन सबकी कौन किस तरीके से उस चीज़ को परसीव करता है, समझता है, सबका अलग अलग है। कोई अलग तरीके से समझेगा, कोई अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है, मेरे कहने का मतलब ये था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। In the interest of clearness, it appeared to me inevitable that I should repeat myself frequently without paying the slightest attention to the elegance of the presentation. ऑथर यहाँ कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से कहने का मतलब बार बार अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि ऑडियंस का जो है इंटरेस्ट बना रहे किताब को पढ़ते वक्त। I adhered scrupulously to the precept of that brilliant theoretical physicist, L. Boltzmann, according to whom matters of elegance ought to be left to the tailor and to the cobbler. ये एक तरह से एक फिजिसिस्ट थे पहले, एल बोजमैन। तो उनका एक मतलब उन्होंने उनकी बात को ही वो आगे ले जा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कि मतलब हर किसी का जो है समझने का तरीका डिफरेंट होता है। I make no pretense of having withheld from the reader difficulties which are inherent to the subject. ठीक है, मैं ये लिखा हुआ है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो है डिफिकल्ट टॉपिक सबको समझ आ जाए, कहने का मतलब ये। On the other hand, I have purposely treated the empirical physical foundations of the theory in a step motherly fashion so that readers unfamiliar with physics may not feel like the wanderer who were unable to see the forest for the trees. ये कह रहे हैं कि मैं इसमें एम्पेरिकल मतलब होता है प्रैक्टिकल तरीके से थ्योरी को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि लोग को भटकाव महसूस ना हो। Unfamiliar with the physics may not feel like the wanderer who was unable to see the forest for the trees. मतलब समझ आ जाए, कहने का मतलब ये। May the book bring someone a few happy hours of suggestive thought. ये आशा करते हैं कि ये जो किताब है सोचने में कुछ मजबूर करे रीडर को। तो ये इन्होंने बात लिखी थी दिसंबर 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ये तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ अभी। तो अब मैं पार्ट 1 इसका जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 अब पढ़ते हैं, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या होता है? देखो, पता है एक चीज़ और होती है, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो तो ये मत सोचे करो कि यार मुझे एक एक लाइन समझनी है। ऐसे सोचिए मत पढ़े करो कि यार एक एक वर्ड में एक एक डिक्शनरी खोल के बैठ जाऊंगा, यार एक एक वर्ड को समझूंगा क्या करें। नहीं, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। जितना समझ आ रहा है, चाहे जैसा भी समझ आ रहा है, हाँ जब आपको लग रहा है कि हाँ यार ये कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए टफ हो रहा है, ये मुझे समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे,
ये कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, तभी डीप डाउन जाके उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश करना, मतलब गूगल करना, डिक्शनरी करना, जो भी करना, वरना एक एक वर्ड को पकड़ के मत बैठना। मैं आपसे इसलिए करूँ क्योंकि ऐसा मैंने बहुत किया है, तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। और हर किताब में जो है, अब जैसे इतनी बड़ी किताब है, छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें जो काम की बात होगी वो थोड़ी सी होगी, तो हमको क्या करना है, वो थोड़ा सा ही माल जो है समझना है। अब उसके चक्कर में ये नहीं कि यार मैं एक एक वर्ड को समझने बैठ जाऊँ। हाँ, जहाँ लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मुझे को ये समझने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसमें डीप डाउन करना, वरना मत करना, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो कोई भी, जब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें वो पूरी किताब नहीं पूछता आपसे, कि मान लो इसका अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम लूँ आपसे, इस किताब का, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी किताब आपसे पूछूंगा, चल भाई लिखो भाई, मैं, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब उस किताब में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता है, बस उतने आंसर आपको करने होते हैं, वो आप अच्छे से कराओ, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डेट्स इट। ये नहीं कि पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओ, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, जब आपको ज़रूरत लगे कि हाँ यार ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी पढ़ना, नहीं तो हर पूरी किताब चाटने की ज़रूरत नहीं है, वरना बस रीड करते करते आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। तो आपको लग रहा होगा यार मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने एक एक लाइन ज़्यादा नहीं समझाई, वो मैंने इसलिए नहीं समझाई क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इट विल टेक टाइम। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलाऊंगा, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि डेट विल एक सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में लगे कि हाँ यार हमने जो है सब चीज़ कवर कर लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या होती है? फिजिकल मीनिंग ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोपोजिशंस, यानी कि यहाँ पे चैप्टर 1 है ये, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसमें कह रहा है फिजिकल मीनिंग ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोपोजिशंस, मतलब यहाँ पे देखो जियोमेट्री यूज होगी, आप में से जियोमेट्री आती है किसी को, मैथ्स में पढ़ी होगी तो यहाँ पर इसका कुछ यूज होने वाला है समझने के लिए। ठीक है, इन योर स्कूल डेज मोस्ट ऑफ यू हु रीड दिस बुक मेड acquaintance with the noble building of Euclid's geometry, and you remember, perhaps with more respect than love, the magnificent structure on the lofty staircase of which you were chased about for uncounted hours by conscientious teachers। ये कह रहा है कि जब आप स्कूल जब आपके स्कूल का टाइम था, यानी जो स्कूल के जब दिन थे, तो आप सब ने फैमिलियर हो गए, ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। हाँ, तो ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड कौन है अभी? यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यानी कि आज से 2500 साल पहले लगभग, यानी कि 2000 साल पहले ग्रीस में। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे ज्योमेट्री के, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जो अपने स्कूल टाइम पे जो ज्योमेट्री पढ़ी है वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी है। तो उन्होंने ये बोल रहा है कि आप फैमिलियर हो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के, तो भाई हाँ हम हैं। तो उसमें बोल रहा है वही जो आपने स्ट्रक्चर पढ़े थे उनका कुछ यूज़ होने वाला है, कहने का मतलब। By reason of our past experience, you would certainly regard everyone with disdain who should pronounce even the most out of the way proposition of this science to be untrue. But perhaps this feeling of proud certainty would leave you immediately if someone were to ask you, what then? Do you mean by the assertion that these propositions are true? Let us proceed to give this question a little consideration. कहने का मतलब ये कि आपने जब यूक्लिड ज्योमेट्री जब पढ़ी थी तो वहाँ पे कुछ प्रोपोजिशंस आपने पढ़े होगी, यानी कि कुछ थ्योरम्स। हाँ, जैसे कि जैसे आपको याद होगा यार, क्या होते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, हाँ, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम, रोम्बस, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, इनकी थ्योरम्स होती है, एक्सियोम्स। तो वो यही कह रहा है कि आपने ये सब पढ़ी होगी, तो उससे आपने कुछ कंक्लूजन निकाला होगा। ठीक है,
और क्या आपने वाकई ये जानने की कोशिश करी क्या वो सही कह रहा है? मतलब किताब में तो लिखा है ट्रू और आपने मान लिया ट्रू। कभी आपने कुछ प्रैक्टिकल करते हुए देखा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि ये खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए यार, एक ट्रायंगल जो होता है उसका, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के होता है। मतलब उस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी खुद से कोशिश करी जानने की? ये क्या वो वाकई में सही है या ऐसी किताब में छपा हुआ है तो बस छपा हुआ है? Geometry sets out from certain conceptions such as plane, point, and straight line, with which we are able to associate more or less definite ideas, and from certain simple propositions, axioms, which in virtue of these ideas we are inclined to accept as true. ये कह रहा है कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? पॉइंट, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री की स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉइंट। एक पॉइंट में बोलूँ, पॉइंट से होती है ना। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो होता है जिसका, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है, कह सकते हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट, तो ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पॉइंट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर प्लेन। प्लेन मतलब होता है 2D प्लेन, 3D प्लेन। तो उसमें उसकी कुछ थ्योरम्स होती है, एक्सियोम्स होती हैं, जो एक सच होता है कि हाँ यार ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा। हाँ, उसमें हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते ज़्यादा कि भाई ऐसा है तो क्यों है। तीन, एक ट्राइंगल, एक पॉइंट जो है की जो प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी थ्योरम्स है तो है। अगर 2+2=4 होता है तो वो होता है। ये नहीं कह सकते अब ये नहीं कह सकते हम क्यों होता है। These are some rules in the universe which we have to accept it as a true. चाहे कुछ भी हो जाए वो रूल्स एकदम ट्रू ही रहेंगे। वो यही कह रहे हैं। Then on the basis of a logical process, the justification of which we feel ourselves compelled to admit all remaining propositions are shown to follow from those axioms they are proved. कहने का मतलब ये जो axioms हैं, axioms मतलब theorems, उनसे फिर एक उन्हीं को बेस बना के हम एक नई axioms बनाते हैं, फिर उसको बेस बना के हम नई axioms बनाते हैं। हाँ, तो ये एक नेस्टेड तरीके से चलता रहता है। ऐसे करके हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे के बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो अभी पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर, अब देखो मैं यार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे ले जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसा इसमें कोई पार्ट 1, पार्ट 2 करके है नहीं, लेकिन लेक्चर सीरीज का एक सीक्वेंस बना रहा है, इसलिए मैं उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का नाम दे रहा हूँ उस तरीके से, जब तक ये किताब खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, सो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सो दिस इज अक्षय कुमार signing off. Thank you. Thanks for watching.